हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इन द वेरी लास्ट वीडियो हमने मोमेंटम के इंट्रोडक्शन और उसके एक छोटे से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को कवर किया था। आज हम मोमेंटम के टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही हालतों में, दो ही स्टेजेस पर अपने मोमेंटम को डिफ़ाइन कर सकता है। पहले उस वक्त जब किसी भी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई हो ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसको कहते हैं इनिशियल मोमेंटम। और जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए उसके बाद ऑब्जेक्ट की क्या हालत होती है, उसके अंदर मोमेंटम परफॉर्म करने की क्या कैपेसिटी होती है, ये कहलाता है फाइनल मोमेंटम। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के दो ही मोमेंटम डिफाइन किए जा सकते हैं, किसी भी कोलिजन से पहले का मोमेंटम और किसी भी कोलिजन के बाद का मोमेंटम। व्हाट इज़ कोलिजन? कोलिजन क्या है? कोलिजन इज़ एन इंटरैक्शन ऑफ मैटर, जहाँ पर मैटर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कोलाइड करते हैं और उनका मोमेंटम चेंज होता है। तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का कोलिजन से पहले डिफाइन हो सकता है और कोलिजन के बाद डिफाइन हो सकता है। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ओनली two momentums, initial momentum and final momentum. So the main topic for today is law of conservation of momentum. Now law of conservation of momentum क्या कहती है? According to law of conservation of momentum, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है, कंजर्व रहता है। ये कहती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेट मी स्टेट द लॉ फॉर यू। The momentum of an isolated system always remains constant. Now, in this statement, एक important चीज़ हमने पढ़ी, that is isolated system. So, what is isolated system? एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर की किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई अमल दखल ना हो और अंदर की कोई भी फोर्स बाहर इन्फ्लुएंस ना हो रही हो। दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम हो जिसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट ना हो, इन्वायरमेंट पे उसका किसी भी किस्म का इफेक्ट ना हो, वो पूरे इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलहदा हो, आइसोलेट हो। एक ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। नाउ व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज? इट सेज द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। दैट मीन्स अगर कोई भी एक्टिविटी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर परफॉर्म की जा रही है तो उसका मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड भी कर रहे हैं तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा और ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि ये एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म हो रही हो? एक आइसोलेटेड सिस्टम में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये पता चला कि कभी भी कोलिजन परफॉर्म होता है तो मोमेंटम उससे पहले कैलकुलेट किया जा सकता है और कोलिजन के बाद मोमेंटम कैलकुलेट किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। दैट मीन्स बाहर की किसी चीज़ का इसके ऊपर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है और उसके अंदर मेरे पास दो बॉडीज़ हैं जिसको हमने एक बॉडी जिसका मास m1 है और दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है से रिप्रेजेंट किया है। दोनों बॉडीज़ एक आइसोलेटेड सिस्टम में स्पेसिफिक वेलोसिटीज से, डिफाइंड वेलोसिटीज से मूव कर रही हैं। m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। नोटिंग दैट कि आपके पास u1 जो है वो ग्रेटर है u2 से। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। और ये पूरा सिस्टम आपका कब है? बिफोर कोलिजन। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं अपनी डिफाइंड वेलोसिटीज़ से, u1 एंड u2 वेलोसिटीज़ से, लेकिन अभी तक इनका इंटरेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से कोलाइड करेंगी और इनके दरमियान कोलिजन परफॉर्म होगा, जिस स्टेट को हम कहेंगे एट कोलिजन। कोलिजन पे क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे। जब ये कोलिजन परफॉर्म होगा तो एक नॉर्मल भी यही कहेगा कि वेलोसिटीज़ वो नहीं रहेंगी जो पहले थी, अब वेलोसिटीज़ तब्दील हो जाएंगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही कहता है कि आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। अब वो वेलोसिटीज़ u1 और u2 नहीं रहेंगी, अब वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 हो जाएगी। तो मैंने आपके सामने एक सिस्टम रखा हुआ है कि बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन नहीं हुआ था तो मोमेंटम की स्टेट्स ये थी, जब कोलिजन हुआ तो इस तरह की स्टेट है और आफ्टर कोलिजन इस तरह की स्टेट है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है, इसको देखते हैं। ओके, तो अगर हम रिमाइंड करें कि मोमेंटम क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन करने की सलाहियत को हम मोमेंटम कहते थे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? P इज इक्वल्स टू m इंटू
v से रिप्रेजेंट करते थे। दैट मीन्स हर ऑब्जेक्ट जिसका मास मुझे पता हो और उसकी वेलोसिटी मुझे पता हो तो मैं उसका मोमेंटम डिफाइन कर सकती हूँ। तो अगर मैं बिफोर कोलिजन वाले लेवल की बात करूँ तो मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, दोनों मूव कर रही हैं, दोनों के अंदर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, तो दोनों का मोमेंटम किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर बॉडी 1 m इंटू वी मतलब इसका मास और इसकी वेलोसिटी, तो m इंटू वी हो जाएगा m1 u1 जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देन दूसरी बॉडी के लिए भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, m बराबर हो जाएगा m2 के और v बराबर हो जाएगा u2 के। फॉर दिस बॉडी मोमेंटम विल बी m2 u2 और पूरे सिस्टम का बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम भी कहलाएगा बिकॉज ये बिफोर कोलिजन वाला स्टेज है। तो मैंने इसको p इज इक्वल्स टू I से रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम। अब कोलिजन परफॉर्म हो गया है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज़ चेंज हो गई हैं। फॉर दिस बॉडी मोमेंटम कैसे डिफाइन किया जा सकता है, m बराबर हो जाएगा m1 के और v बराबर हो जाएगा v1 के। सो द मोमेंटम फॉर दिस बॉडी विल बी m1 v1। नाउ mv फॉर बॉडी 2 क्या हो जाएगा, m2 v2। ओवरऑल जो सिस्टम का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, m1 v1 प्लस m2 v2। ये मोमेंटम का वो स्टेज है जो कोलिजन के बाद आया है, दैट मीन्स ये मोमेंटम का फाइनल स्टेज है जिसको मैं pf से डिनोट कर सकती हूँ, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, momentum of an isolated system remains same before and after the collision. That states कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे कि किस तरह से हम एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मौजूद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट मी रीड आउट द प्रॉब्लम फॉर यू। A gun of mass 8 kg fires a bullet of 0.04 kilograms. एक गन है जिसका मास है 8 किलोग्राम्स और उस गन ने एक बुलेट को फायर किया है जिस बुलेट का मास है 0.04 kilograms, राइट, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। वो बुलेट फायर हुई है गन से एक मखसूस वेलोसिटी के साथ, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। What will be the recoil velocity of the gun? Before this numerical हमें नहीं पता कि what does recoil means. So जब भी आप कभी गन से बुलेट फायर करते हैं तो फायर करने के बाद आप एक पीछे बैकलैश महसूस करते हैं, गन पीछे की तरफ आती है जिसको रिकॉइलिंग कहते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ द गन कहते हैं। आफ्टर फायरिंग अ बुलेट गन आपकी एक वेलोसिटी के साथ रिकॉइल होती है, वो वेलोसिटी आपको मालूम करनी है। नाउ मैं आपको समझाती हूँ कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने बात करी कि हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स मैं सबसे पहले ये ऑब्जर्व कर लूँगी कि ये फिनोमेना एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हो रहा है जिसमें कोलिजन से पहले की एक स्टेट मौजूद है, कोलिजन के बाद की एक स्टेट मौजूद है। आपके पास बुलेट है, आपके पास एक गन है, आपने बुलेट को गन में फीड किया हुआ है बट अभी तक आपने उसको फायर नहीं किया है। उनमें मोमेंटम परफॉर्म करने की सलाहियत है लेकिन किस स्टेज पर है, इनिशियल मोमेंटम के स्टेज पर है। अभी आपके पास ना ही बुलेट मूव कर रही है ना ही गन मूव कर रही है, दैट मीन्स इनिशियली आपका सिस्टम किसी तरह से मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, आप बुलेट को फायर करेंगे। नाउ अब आपने एक कोलिजन किया है, इस पॉइंट के बाद बुलेट एक मखसूस वेलोसिटी के साथ बाहर जाएगी और आपकी गन एक मखसूस वेलोसिटी के साथ रिकॉइल होगी और मोमेंटम का ये स्टेज फाइनल स्टेज कहलाएगा। एंड ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो लेट्स मेक द डाटा। इन दिस क्वेश्चन सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है गन का मास, तो मैंने लिख दिया है मास ऑफ गन जिसको मैंने m1, ये मेरी बॉडी 1 हो जाएगी तो m1 के नाम से इंस्टेंशिएट करके मैंने इसका मास लिख दिया, दैट इज 8 किलोग्राम्स। आगे दिया हुआ है फायर्स अ बुलेट ऑफ 0.04 किलोग्राम मास, दैट मीन्स दूसरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे बुलेट के मास की दी हुई है। अगर ये मेरी बॉडी 1 है तो बुलेट विल बी माई बॉडी 2 जिसको मैंने m2 से इनिशिएट कर दिया है और उसका मास क्या है 0.04 किलोग्राम्स। इट फायर विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड।
फायरिंग होने के बाद ये वेलोसिटी इस बुलेट के साथ इंस्टेंशिएट होगी, जिसको मैं v2 कहूँगी। नाउ मैंने यहाँ पर v2 क्यों लिखा है? बिकॉज मैंने इसके मास को भी m2 कंसिडर किया था, और हम बात कर रहे हैं कि फायरिंग हो चुकी है, दैट मीन्स कोलिजन हो चुका है, तो उसके बाद की वेलोसिटी u2 नहीं होती, v2 होती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर v2 लिखा है और उसको 100 मीटर पर सेकेंड कहा है। फिर पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन? दैट मीन्स फायरिंग होने के बाद, बुलेट के बाहर चले जाने के बाद गन रिकॉइल होगी, वो भी किसी ना किसी वेलोसिटी से होगी, जिसको हम v1 कहेंगे, और ये मुझे मालूम करनी है। सो दिस इज द डाटा फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, initial momentum is equals to final momentum and overall momentum will be conserved। हमने क्या ड्राइव किया था कि इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये वो स्टेज है जब मेरा गन और मेरी बुलेट किसी किस्म का एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, दोनों रेस्ट की हालत में मौजूद हैं। बिफोर फायरिंग गन बुलेट वॉज एट रेस्ट, दैट मीन्स ना ही u1 की कोई वैल्यू होगी ना ही u2 की कोई वैल्यू होगी, दोनों किस पॉइंट पे स्टैंड कर रहे होंगे? 0 मीटर पर सेकेंड पे। दैट मीन्स अभी तक आपने बुलेट को फायर नहीं किया है, लेकिन आफ्टर फायरिंग, जिसको हम अपनी लॉ में कोलिजन कह रहे थे, बुलेट मूव करेगी किस वेलोसिटी से? 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, दैट विल बी योर v2, और गन रिकॉइल होगी v1 की वेलोसिटी से, जो हमसे क्वेश्चन में इन्होंने मांगी है। सो लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज इन इट। m1 u1 प्लस m2 u2, u1 की जगह आ जाएगा 0, u2 की जगह आ जाएगा 0, बिकॉज बिफोर फायरिंग दोनों की वेलोसिटीज क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर m1 क्या था हमारा? 8 किलोग्राम्स था, और m2 क्या था हमारा? 0.04 किलोग्राम्स था। v1 मुझे मालूम करना है, और v2 क्या था मेरे पास? 100 मीटर पर सेकेंड था। इस पॉइंट पर मैंने सारी वेलोसिटीज़ और सारी वैल्यूज़ को इनपुट कर दिया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने m1 और m2 की वैल्यूज़ क्यों पुट नहीं करी? मैंने इसलिए पुट नहीं करी क्योंकि ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। m1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, m2 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, 8 मल्टीप्लाई बाय v1 विल बी 8 v1, और 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल रिजल्ट यू 4, राइट। अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो चुकी है, तो मैं इसको 0 से रिप्लेस कर देती हूँ। ये बराबर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 8v1 प्लस 4। नाउ मुझे क्या मालूम करना है इसमें? आई हैव टू कैलकुलेट v1, तो मुझे v1 को अलहदा करना होगा। 4 यहाँ ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, -4 हो जाएगा, और ये 8v1 के बराबर हो जाएगा, राइट। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर उसको डिवाइड होना है। 4 डिवाइडेड बाय 8 विल रिजल्ट यू v1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी -0.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी जिससे आपकी गन रिकॉइल हुई है। नाउ यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन इसलिए है कि आपकी बुलेट की डायरेक्शन सामने की साइड थी और आपकी गन की डायरेक्शन रिकॉइल होने की बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। दैट्स वाई यहाँ पर रिकॉइल के साथ नेगेटिव साइन मौजूद है। दिस इज़ हाउ हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। So this is how we can define law of conservation of momentum. In the very next video, we will be doing a numerical problem related to it. Till then, Allah Hafiz.